नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता साहब। सुधीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। जी धन्यवाद धन्यवाद मुस्तफा भैया। हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, देश में 2024 के आम चुनावों की सियासत बिछनी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण से सांसद सुधीर गुप्ता जी और चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी साहब ने मुलाकात की और उन्होंने अफीम किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा की। आइए उनसे जानते हैं ये मुलाकात किन बिंदुओं को लेके थी। सुधीर भैया, क्या खास बात हुई आज आपकी केंद्रीय वित्त मंत्री से अफीम किसानों को लेकर? नहीं, देखिए, अफीम पॉलिसी हर वर्ष बनती है और प्रतिवर्ष कई नए सुझाव भी आते रहते हैं जी। और लगातार 2014 से जब अफीम रकबा एकदम सिकुड़ गया था, किसानों की संख्या भी 2014 की 13 की ओलावृष्टि के बाद अगर कटते तो 13, 13,500, 14,000 किसान बच पा रहे थे। आज किसानों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1 लाख ऊपर हुई है जी। तो हमने माननीय मंत्री जी को एक आग्रह किया है कि एक समस्या ये रहती है कि कई कारणों से कई लोग अफीम खेती से वंचित रह जाते हैं जी। क्योंकि नए किसान आने का क्रम तो तब बनेगा जब पुराने किसानों की आपकी क्रम सूची एक बार समाप्त हो जी। हमने उनको आग्रह किया है कि 1998 का जो केप लगा हुआ उसको हटाकर 95, 96 से जी। इसको कोशिश करें कि अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उसको ऑनलाइन कर लिया जाए जी। और जो किसान सतत इच्छा रखते हैं कि उनके परिवार में कभी अफीम पट्टा रहा है और वो फिर से जी। अपनी लाइसेंसिंग प्रक्रिया का पार्ट बने। जी। तो हमारा आग्रह था कि अगर ऐसे किसान जो कभी अफीम केसों में नहीं सजा पाए हों जी। और दोषी नहीं है और अगर उनका लाइसेंस डी लाइसेंस हुआ है तो उसका कारण ये रहा कि कभी औसत कम हुआ हो, कभी मार्फिन कम हुआ हो जी। कभी गाढ़ता की कमी रही हो जी। या कभी प्राकृतिक मिलावट का कोई कॉज उसके अंदर रहा हो। जी। ऐसे भिन्न भिन्न कारणों से ऐसे डी लाइसेंसी किसान हो जाते हैं जी। तो हमने आग्रह किया है कि 2024-25 के लिए जो अफीम नीति बने जी। उस अफीम नीति की घोषणा पहले हो जाए, समय पूर्व हो जाए, ताकि नियमित अफीम नीति के साथ साथ इन नए किसानों की अफीम पात्रता पाने पर इनको बड़ी विसंगतियां रहती है, परिवार के विवाद भी रहते हैं, कई बार उनको पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं, आंकड़ों में कोई कमी रह जाती है तो इन्हें बार बार मुखिया से अधिकारियों से मिलना पड़ता है। तो क्यों न 24-25 की अफीम नीति को समय पूर्व आप जारी करें, ऐसा हमारा आग्रह है जी। अगर ये पॉलिसी जारी होती है और सरकार, मेरी और सीपी जोशी जी का हमारा आग्रह है, हमारे दुष्यंत भाई भी इसमें रुचि रखते हैं, हमारे अन्य सांसदगण भी जो आसपास के हैं वो भी इसमें रुचि रखते हैं जी। तो हमारा आग्रह था कि अगर इस प्रक्रिया को अभी से प्रोसेस में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा तो किसानों को जबरदस्ती की भागादौड़ी नहीं रहेगी और लगभग 50,000 परिवारों को एक बार अवसर मिलेगा कि इस पॉलिसी का वो पार्ट बन जाए। सुधीर भाई, इसमें खास बात है कि मैं समझता हूँ कि अगर इसको हमारी आग्रह को स्वीकार किया जाए तो जो 2014 में लाइसेंसी किसान 14, 13, 15,000 कुछ ऐसे बच रहे थे उसके बजाय ये 1.5 लाख से ऊपर होंगे और हर एक को अपने रिकॉर्ड के मैंने 3 साल में कितना दिया, 5 साल में कितना दिया, उसके बजाय उसे कोई कमी रह गई उसको देखकर उसको छूट दिया जाए और उसको पार्ट बना लिया जाए, तमाम किसानों को मिल जाए उसमें पट्टे 95 से 96 के बाद। ऐसा हमारा सोचना है। सुधीर भाई, इसमें एक खास बात है कि जिन पट्टों को देने की आपने मांग की है आज केंद्र सरकार से, ये पट्टे परंपरागत अफीम की खेती में होंगे कि सीपीएस पद्धति में होंगे? नहीं, देखिए, 2 चीज इसके साथ है जी। परंपरागत अफीम की खेती का अपना एक मानक है और उनकी एक डिमांड का एक तरीका है वैश्विक बाजार में जी। हमारे पास लंबे समय से बहुत सारा अफीम स्टॉक रखा था जी। अंततोगत्वा प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने रुझान लिया और उस अफीम के स्टॉक में एक कमी आई जी।
हमने सरकार से आग्रह किया कि जो रकबा है उसे कम न किया जाए। ये भी हमने आज मांग किया है कि अफीम के किसानों के जिनके लाइसेंस परंपरागत अफीम के कट जाते तो आप किसी नए किसान को उसको जारी करो। जारी करने की पद्धति का डिबेट हो सकता है। जैसे पिछले वर्ष ओलावृष्टि के कारण या अधिक बरसात के कारण किन्हीं किसानों को 4.2 में पात्रता नहीं आ रही तो कुछ कम कर दें। ऐसे 1500 किसान बचे हैं। अगर आप 3.8 तक भी कर देंगे, या जिन लोगों ने पॉपी हस्क आपकी औसत से ज्यादा दे दिया है, अच्छा दे दिया है, तो उन्हें लॉन्चिंग की पात्रता दे दें। ये हमारा डिमांड है। हम अभी नहीं मान रहे हैं कि सरकार इसको कितना मानेगी, लेकिन हमने ये डिमांड भी रखा है कि ऐसे किसानों को भी पात्रता श्रेणी में अगर हम क्रमबद्ध ले आएंगे तो जो विसंगतियां हैं उससे हम आगे बच पाएंगे और हमारी जो उत्पादन क्षमता यूनिटों की, ये फैक्ट्री की है, उसमें पूर्णता भी मिलेगी। इसमें सुधीर भाई एक बात, इसलिए भी किसान लोग सीपीएस पद्धति से भी जुड़े हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि वहाँ जनरली वो गेहूं का रकबा ले पा रहे थे। ये सारे किसान बी लाइसेंसी थे और वहाँ गेहूं उत्पादन करते थे, तो गेहूं उत्पादन की तुलना में और अगर पोस्ता दाना विक्रय करने में उनको थोड़ा लाभ है और सीपीएस पद्धति में उनको लेबर अधिक नहीं भी लगानी पड़ती है। तो एक बार पात्रता श्रेणी में किसान खड़ा हो जाए और उसके बाद दुनिया की डिमांड होगी तो सरकार खुद लाइसेंसिंग करवा लेगी। अभी जिन लोगों ने सीपीएस में लिया है उसके कारण भी उनके मन के अंदर कि एक बार कम से कम दाना घर में आ रहा है, ऐसी सुविधा तो उपलब्ध हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने प्लस माइनस है, सीपीएस के भी है और परंपरागत अफीम खेती के भी है, लेकिन एक दो खास बातें सुधीर भैया वो और है जिसकी लगातार मांग अफीम उत्पादक अंचल मालवा मेवाड़ के किसान उठाते रहे। जैसे डोडा चूरा की बात की जाए, उसको एनडीपीएस से बाहर निकालने की बात है और एक एनडीपीएस एक्ट की जो धारा 829 है उसमें जो बदलाव की बात बार बार किसान करते रहे। तो इस मामले में भी क्या कुछ सोचते हैं आप? ये देखिए, इसमें दो चीज है। इसको ड्रग्स श्रेणी में माना गया और उसके बाद सरकारें कई बार सुप्रीम कोर्ट का जब तक प्रतिबंध नहीं था तो पॉपी हस्क के, डोडा चूरा के लाइसेंस जारी करके और इन्हें जहां जहां हल्का नशा समझकर जो लोग यूज करते थे वहां ये सरकार स्वयं ही इसको सप्लाई करने की प्रक्रिया का निर्धारण करती थी। आज आपके सुझाव पर हमने भी सरकार से ये डिमांड लगातार हमारी रही है कि इसको इस धारा के कारण जो विसंगतियां हैं उससे बचाया जाए किसानों को, क्योंकि कोई किसी का भी नाम उठाकर ले लेता है। और हमें ये भरोसा है कि आने वाले समय में सरकार इस पर प्रक्रियाबद्ध अध्ययन कर रही है। मतलब अध्ययन चालू है हमारे पत्र के बाद। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पहली बार चैनल में जब पूछा था तभी से मुझे समझ में आ गया कि मुस्तफा भाई के पास किसान भाइयों की ये बातें आई है और उन्होंने जो हमें कही है तो वो एक जागरूक पत्रकार के नाते आपने हमसे पूछा और किसान भाइयों के मन में भी ये विषय था, तो हमने उसी दिन से इसे उठा लिया था। और सरकारों की रिसर्च, सरकारों की अपनी स्टडी लेवल जो है वो उसमें प्रक्रिया में प्रारंभ है और मैं आशान्वित हूँ कि भविष्य में इस प्रक्रिया से किसान भाइयों को, और नहीं तो कम से कम इन धाराओं में कोई किसी का भी उठाकर नाम ले लेता है तो उससे जो परेशानी खड़ी हो जाती है उससे मुक्ति का हम सार्थक प्रयास समयानुकूल समय में इसमें करेंगे। और हम एक बात के लिए मन के अंदर हमारे संतुष्टि है कि हमारे क्षेत्र का रेवेन्यू बढ़ा है। हमारे क्षेत्र में अफीम उत्पादन के कारण सभी वर्गों को इसका फायदा मिलता है, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो मजदूरी करते हों, तो हर एक वर्ग को उस रेवेन्यू का बेनिफिट आता है। गांव में पैसा आता है तो मकान बनने, निर्माण की प्रक्रिया बढ़ती है। गांव में पैसा आता है तो मोटरसाइकिल खरीदने की प्रक्रिया बढ़ती है, स्कूलों की फीस जमा करने की प्रक्रिया बढ़ती है। और इसीलिए हमारा मूल उद्देश्य है कि बदलते परिवेश में संसदीय क्षेत्र में विकास की आ रहा है, एजुकेशन से लेकर इरिगेशन तक, और हम लगातार इसमें प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि मूल फसल अफीम है और इसीलिए हमारे जिम्मे ये बड़ा काम आ जाता है। तो हमने कहा कि भाई ये वर्ष है, इसमें चुनावों में लग जाएंगे तो बीच में जा नहीं पाएंगे, तो क्यों ना सरकार से पहले ही मांग कर ली जाए। इसलिए हमने इस मांग को समय पर उठाया है
हमें तो आशा क्या है कि उम्मीद है, सरकार क्या हमारी बात उम्मीद को है सुनेगी। सुधीर भैया कि कब तक अफीम पॉलिसी अनाउंस हो सकती है? नहीं, देखिए, हमने आज पहली बार उठाया है। हम कोशिश करेंगे कि बीच में समय निकाल कर 1-2 बार जाएंगे जी और कोशिश करेंगे कि बजट सत्र के पहले भी हम 1-आध बार मिलेंगे। जी, सरकार हमारी बात से सहमत होगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हम जनता की बात को बिल्कुल। सरकार जी तक ले गए हैं। जी जी, तो बिल्कुल और आपने क्योंकि काफी आप एक जागरूक पत्रकार हैं, जो इन मुद्दों को, जनता की बातों को हम तक भी पहुंचाते हैं, समाज के जी बीच भी जी, लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आपने पूछा तो हमने आज इसका जिक्र आपके बिल्कुल सामने। बिल्कुल। और वैसे सुधीर भैया, आप खुद भी काफी गंभीरता से इन मुद्दों को लेते हैं, खास तौर पे जो किसानों के मामले, और लगातार आप दिल्ली के सामने ये मुद्दे उठाते रहे हैं। और हर बार जब आप ओपीएम पॉलिसी के पहले अपना जो प्रतिवेदन देते हैं वो भी हम लोग देखते हैं, और आप इन तमाम मुद्दों पे लगातार बात करते हैं। और ये सब चीजें एक प्रक्रिया के तहत ही होती है, एकदम सडन कोई आदेश इस तरह से होता नहीं है। मैं एक चीज और बताता हूँ। मुझे एक बात की और प्रसन्नता है। कई बार कई चीजें ऐसी उठ जाती है, जी लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि नीमच जिले में सीपीएस प्रोसेस यूनिट नीमच जिले में ही चयनित हुआ है। मन के अंदर प्रसन्नता है। कई बार कई भाई लोग इधर उधर की बातें उठाते हैं। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि सीआरपीएफ में बड़ा डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल कॉलेज प्रोसेस पर चल रहा है, और सीपीएस की फैक्ट्री नीमच जिले में ही प्रारंभ होने वाली है। बिल्कुल। जी अंदर प्रसन्नता है। जी जी, तो काफी ठीक बात आपने कही। और सीपीएस का प्लांट भी नीमच में आता तो निश्चित तौर पे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था पे काफी फर्क पड़ेगा। और आपने इतना कीमती वक्त वॉइस ऑफ एमपी के लिए निकाला और ये तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता जी, जिनकी आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई। और आपके साथ चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी साहब भी थे, और उन्हें दोनों ही सांसदों ने वजनदारी से केंद्रीय वित्त मंत्री से ये कहा कि जो 1995-96 के बाद के जो अपात्र किसान हैं, उनके खिलाफ यदि कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है तो उन तमाम किसानों को नए पट्टे जारी किए जाए। और यदि ये पट्टे जारी होते हैं तो करीब 50 से 60 हजार किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। दूसरी खास बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये यदि सरकार तय करती है तो अफीम पॉलिसी को पहले ही जारी कर दिया जाए, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।